गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ और उसमें हमारे सिलेबस के अनुसार 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज 4th चैप्टर भोजन पकाने की विधियाँ यानी कुकिंग मेथड्स और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब उसके लाभ हानि उनके बारे में है, वो हम आज पढ़ा रहे हैं। भोजन पकाने की विधियाँ यानी कुकिंग मेथड्स। तो कुकिंग मेथड्स कौन कौन से हैं उसके पहले हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि कुकिंग किसे कहते हैं, पाक कला किसे कहते हैं। पाक कला यानी कुकिंग जो है वो भोज्य पदार्थों को तरह तरह से यानी डिफरेंट मेथड से पकाना और पकाने के बाद में वो सुपाच्य बने, पौष्टिक बने, आकर्षक बने और जीवाणु रहित बनाने की कला को हम पाक कला या कुकिंग कहते हैं। मतलब कुकिंग वो मेथड है जिसमें कि जो भी फूड स्टफ्स हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, उनको हम पकाते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा, जो हम आगे बताएंगे। अलग अलग विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को पकाना और पकाने से वो भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनते हैं, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल बनते हैं, आकर्षक बनते हैं, बहुत टेम्पटिंग कलर और डिज़ाइन और उनका टेक्सचर और ये सब बड़ा अच्छा सा हो जाता है और आकर्षक बनते हैं, जीवाणु रहित बनते हैं, क्योंकि कच्चा जो भोज्य पदार्थ होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। पके हुए को हम ज़्यादा समय तक रख सकते हैं क्योंकि उसके बैक्टीरियाज जो हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं टेम्परेचर पे अगर हम फ्लेम पर उसको पकाते हैं। तो कोई भी भोज्य पदार्थ को तरह तरह से पकाने के बाद सुपाच्य, वो भोज्य पदार्थ सुपाच्य, पौष्टिक, आकर्षक और जीवाणु रहित बनता है और उसे हम पाक कला या कुकिंग कहते हैं। कुकिंग हम अधिकतर सभी भोज्य पदार्थों की करते हैं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ हैं वो हम कच्चे ही खा सकते हैं। जैसे सूखे मेवे हैं, सूखे मेवे से हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, कोई बर्फ़ी बनाते हैं, कोई लड्डू बनाते हैं, तल के खाते हैं, लेकिन सूखे मेवे को हम कच्चा खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को हम सलाद के रूप में या जूस के रूप में कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अन्य भोज्य पदार्थों को पकाकर ही खाया जाता है। इसलिए गृहिणी को पाक कला में निपुण होना चाहिए, मतलब डिफरेंट उसको मेथड्स आने चाहिए कि भाई कौन सा भोज्य पदार्थ कौन सी विधि से अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा और न्यूट्रिशियस बनेगा। तो उसे पाक कला आनी चाहिए। पाक कला में वो निपुण है तो वो आकर्षक खाना बनाएगी, जीवाणु रहित बनाएगी, सुपाच्य बनाएगी, लेकिन इन सब के साथ में गृहिणी को पोषक तत्वों की जानकारी भी होनी चाहिए। मतलब किसी भी गृहिणी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम सब्जियों को काट के छोटा छोटा काटेंगे तो ज़्यादा विटामिन खराब हो रहे हैं, या सब्जी काट के फिर धोएंगे तो सारे विटामिन मिनरल पानी में चले जाएंगे। तो गृहिणियों को ये पता होना चाहिए कि पोषक तत्वों को किस तरह से बचाया जा सकता है जो उसमें है और किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। अगर मान लो हमने सब्जी को मोटा मोटा काटा तो भी हम विटामिन मिनरल बचा सकते हैं, और पहले ही धो लिया, छीलने के बाद धो लिया, या पहले ही धो लिया और उसके बाद छीला और फिर छोटा छोटा काटा, उसके बाद नहीं धोया, तो हम विटामिन मिनरल उसके कंजर्व कर सकते हैं। और इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जैसे दालें वगैरह अगर हम भिगोते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी उसमें इंक्रीज मतलब बढ़ जाती है। तो गृहिणी को पाक कला में निपुण होना चाहिए, या फिर उसको पाक कला डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए जिससे कि वो आकर्षक खाना बना सके, स्वादिष्ट खाना बना सके, सुगंधित वैरायटी वाला, लेकिन उनके साथ में उसको पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से बचा सकते हैं पोषक तत्वों को और किस तरह से उनको इंक्रीज मतलब बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा
पोषक तत्व जो हैं वो किस में कौन से पाए जाते हैं। भाई सिर्फ हमको हरी सब्जी ही नहीं पकानी है, हमको खट्टी सब्जी भी पकानी है, हमको मीठे फल भी पकाने हैं, हमको कंदमूल भी पकाना है, तो उसको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा गृहिणी को ये भी पता होना चाहिए कि जो हम उसको ताप दे रहे हैं, बहुत तेज फ्लेम पे अगर कोई खाना पक रहा है तो हो सकता है उसका विटामिन ए सी सब उड़ जाए, मतलब नष्ट हो जाए। तो गृहिणी को ये पता होना चाहिए कि किस ताप पर, किस टेम्परेचर पे, किस फ्लेम पर हमको खाना पकाना है और कितने लंबे समय तक। मतलब यूँ नहीं कि आपने भगोनी चढ़ाई और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ताप का प्रभाव भोज्य पदार्थों पे ये पता होना चाहिए कि इस भोज्य पदार्थ पे कितना ताप होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव है। अगर आपने हरी सब्जियों में सारा क्षार डाल दिया, कोई सोडा डाल दिया, तो वो सब गल जाएगी, कलर खराब हो जाएगा और उसके सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही और सब खत्म हो जाएगा। तो गृहिणी को कुछ चीज़ों के प्रभाव पता रहने चाहिए, अम्ल का प्रभाव, ताप का प्रभाव, क्षार का प्रभाव और कितना पानी डालना है, ये सब गृहिणी को पता होना चाहिए। इस तरह से जब वो भोजन पकाते हैं तो उसमें विविधता आती है, मतलब वैरायटी बनती है। लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी खाने को। बाकी तो कच्चा खाना जल्दी गल भी जाता है, सड़ भी जाता है, बदबू भी आ जाती है, उसका पानी निकल जाता है, उसमें फंगस आ जाती है। तो इसलिए लंबे समय तक स्टोर करने के लिए भी हम भोजन को पका के रखते हैं। अभी अगर टमाटर हैं तो आप कच्चे टमाटर को बहुत दिन तक नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर उसकी प्यूरी बना के और फ्रिज में डाल देंगे या उसमें अगर प्रिजर्वेटिव डाल के रख देंगे तो लंबे समय तक हम टमाटर को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जो है वो भोजन पकाने की विधियाँ। तो भोजन को कई माध्यम से पकाया जाता है। भोजन को गैस पर पकाते हैं, ये तो पकाने की एक वो है कि भाई हाँ ये एक तरीका है, गैस पर पकाते हैं, यही है अमूमन। भाई खाना किस पे पकता है? गैस पे, स्टोव पे, यही चीज़ कहते हैं। आजकल जो है वो इंडक्शन पे, इस तरह से कहते हैं, या फिर अवन में। तो भोजन पकाने की विधियाँ कई माध्यमों से होती है। विधियाँ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम माध्यम पढ़ेंगे कि किन किन माध्यम से हम भोजन को पका सकते हैं। जैसे पहला है पानी के माध्यम से। पानी के माध्यम से कई चीज़ें पकाई जा सकती है। आलू को उबालना है, शकरकंद को उबालना है, कोई और भी चीज़ें जो उबालते हैं बॉइलिंग वाली, वो हम उबालने वाली विधि से, पानी के माध्यम से। और सिमरिंग मतलब बिल्कुल कम गैस करके, कई बार हमको सब्जियों में तेल घी ज़्यादा डालना ही नहीं, मसाला डालना ही नहीं है, हमको जैसे दलिया बनाना है तो वो बिल्कुल कम आंच पे, धीमी आंच पे लंबे समय तक हम उसको पकाते हैं, तो वो सिमरिंग यानी धीमी आंच पर पकाना कहलाता है। तो ये पानी के माध्यम से हुआ, मतलब इसमें पानी डला हुआ है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा तेल घी वगैरह नहीं डालना। पानी के माध्यम से बॉइलिंग विधि यानी उबालने की विधि और सिमरिंग विधि से हम भोजन को पका सकते हैं। दूसरी विधि है स्टीम के द्वारा, बाय स्टीम, भाप के द्वारा। तो भाप में हम दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, और प्रेशर कुकर विधि। तो प्रेशर कुकर तो सभी यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर में हमने आलू उबाले, सब्जी बनाई या पुलाव बनाया, कोई भी चीज़, तो जो हम भोज्य पदार्थ डालते हैं उसके अनुसार उसमें पानी डाल देते हैं। कई बार तो उसमें पानी हमको ज़्यादा रखना होता है तो ज़्यादा डालते हैं, अगर वो पूरा ही उसको एब्जॉर्ब कर ले तो हमको उतना ही नाप के डालना होता है। तो उसमें पानी से जो अंदर प्रेशर बनता है उससे सब्जी या जो भी भोज्य पदार्थ है वो पक जाता है। उसके अलावा भाप में एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आलू उबल रहा है या कोई और भी चीज़ उबल रही है, शकरकंद वगैरह उबल रही है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष विधि समझें तो जैसे ढोकले है, इडली है, वो थोड़े ऊपर रखे जाते हैं, नीचे पानी होता है और उसकी भाप से वो चीज़ें पकती है। तो भाप के द्वारा भी भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है। तीसरा माध्यम है गर्म वायु के द्वारा, हॉट एयर। गर्म वायु
ऊपर नीचे जो है वो घूमती रहती है और उससे भोज्य पदार्थ के चारों तरफ उसके कणों को वो गर्म कर देती है और उसको पका देती है। मतलब भट्टी या बेकिंग। बेकिंग में अपने ओटीजी अवन वगैरह होता है, हम उसमें गर्म वायु के द्वारा पका सकते हैं अवन में। और जो भट्टी होती है, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जिनके बिस्किट्स, केक और ये बेकरी जो होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स जहाँ होते हैं तो वो छोटे छोटे अवन नहीं होते हैं, उनके बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है। तो भट्टियों में वो सरका देते हैं ऐसे बिस्किट की ट्रे और केक वाली ये सब जो चीज़ें हैं वो उसमें बन जाती है, तो वो गर्म वायु के द्वारा पकाई जाती है। ये तीसरा माध्यम हुआ, पानी के द्वारा, प्रेशर भाप के द्वारा और गर्म वायु के द्वारा। चौथा जो है वो है लोहे या अन्य माध्यम के द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाना। लोहा मतलब जो हमारे घर में रोज होता है, मतलब आजकल लोहे के तवे थोड़े गायब होने लगे हैं। आजकल लाइट वेट वाले, हैंडल वाले या फिर नॉन स्टिक वाले उन्होंने उसकी जगह ले ली, स्टील के तवे भी चल रहे हैं, लेकिन अमूमन जो है वो लोहे का तवा ही होता था पहले। तो लोहे के तवे पे रोजी तवा, पराठा, चपाती ये सब बनती है, तो लोहे के माध्यम से उससे पक सकता है। दूसरा माध्यम अन्य माध्यम। अन्य माध्यम मतलब जैसे सर्दी में हम मूंगफली वगैरह सेकते हैं, तो खाली मूंगफली सेकने से बढ़िया है कि उसमें हम बालू मिट्टी डाल दें। तो बालू मिट्टी डालने से वो जब गर्म हो जाती है बालू मिट्टी, तो वो बिल्कुल इक्वल उस मूंगफली को सेकती है। और जब हम भाड़ में सिकवाते हैं, जो बाजार में भाड़ होता है, भट्टी होती है, और उसमें हम पॉपकॉर्न और ये सब बनवाते हैं, चावल की परमल बनवाते हैं, चने से भूंगड़े बनवाते हैं, मूंगफली सिकवाते हैं, तो ये सब जो है वो बालू मिट्टी को गर्म करके और उसमें भी पकाते हैं। बालू मिट्टी भी एक माध्यम है और लोहे का तवा भी एक माध्यम है। फिर नेक्स्ट है तेल और घी। तेल और घी के माध्यम से तो दुनिया में सभी चीज़ें करीब करीब पकती हैं और बहुत ज़्यादा पकाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रुचिकर, स्वादिष्ट, आकर्षक, सुगंधित और फिर पेट भरने वाली, बड़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है। तो तेल और घी के माध्यम से सबसे ज़्यादा भोजन पकाया जाता है। और तेल और घी में भी 3 विधियाँ होती है वैसे तो, उथली विधि और गहरी विधि ही लिखी है मैंने, लेकिन एक विधि और होती है मोयन वाली विधि। तो मोयन में क्या होता है कि आप अगर मठरी बना रहे हो, तो मठरी में अगर थोड़ा तेल डाल देते हैं अपन उसके मुताबिक कि भाई इतना अगर आटा है और आपने 3 चम्मच 2 चम्मच तेल डाल दिया, तो वो मोयन हो गया। तो मोयन से वो शॉर्टनिंग हो जाती है। शॉर्टनिंग मतलब आटे को जब हम लगा रहे हैं तो ग्लूटेन बन जाता है, मतलब चिकना चिकना हो जाता है, लेकिन उस चिकने को नहीं होने देना है। ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन को मिलने नहीं देना है, ग्लूटेन नहीं बनने देना है। तो उनको क्या कर देना है, उनके बीच बीच में हमको फैट डाल देना है, तेल घी डाल दिया, तो वो जो कण है उसके चारों तरफ तेल घी चिपक गया, अब वो एक दूसरे से चिपकेंगे ही नहीं। शॉर्टनिंग हो गई, मतलब शॉर्ट हो गए, टूट टूट के विच्छेदन हो रहा है उसका। तो मोयन यानी शॉर्टनिंग भी एक तरीका है। उसके अलावा ये 2 तरीके तो बहुत ही वेल नोन हैं। उथली विधि। उथली विधि मतलब कि जैसे पराठा, कटलेट और डोसा और ये सब जो बनाते हैं कम तेल घी में, तवे पे और कढ़ाई में ऐसे कम कम घी में, तो जैसे हांडवी भी है, तो अगर कढ़ाई में बना रहे हैं लेकिन कम तेल घी की, तो वो उथली विधि है। तो ये शैलो फैट फ्राइंग है ना, शैलो हो गई। एक होती है गहरी विधि यानी डीप फैट फ्राइंग, ये अभी आगे भी आएंगे दोबारा। तो गहरी विधि में आपके पास कंटेनर है, कढ़ाई वगैरह जो भी है, फ्राइंग पैन, उसमें बढ़िया से तेल घी डाल दिया, इतना कि हमको जो चीज़ पकानी है, भले कचौरी है, पकौड़ी है, समोसा है, जो भी चीज़ हम डालेंगे वो करीब उसमें डिप हो जाए, मतलब अंदर डूब जाए। क्योंकि अगर डूबेगी नहीं तो वो ऊपर वाला भाग जो है वो फट जाएगा या फिर पकेगा ही नहीं, कच्चा हो जाएगा और सौगी सौगी हो जाएगा। तो गहरी विधि में पर्याप्त तेल और घी में हम उस चीज़ को तलते हैं।
छठी और लास्ट जो माध्यम है वो है प्रत्यक्ष आग की विधि। प्रत्यक्ष आग में जैसे आलू को भूंजते हैं हम, या फिर बैंगन का भरता जब बनाते हैं, आजकल तो हम बाटी कुकर में ऊपर रख देते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही बढ़िया सा सिक जाता है। या फिर जो भुट्टे सेकने वाली वो छेद छेद वाली जो एक ट्रे होती है, तो उसमें भी हम सेक सकते हैं। तो वो प्रत्यक्ष आग होती है, नीचे से आग निकल रही है, डायरेक्ट हम अगर भुट्टा रखेंगे तो वो जल जाएगा। तो वो छेद छेद वाली जो ट्रे होती है उससे छन छन के वो आग आती है और वो धीमे धीमे आंच पे सेकता है। तो प्रत्यक्ष आग में भी भून के और सेकते हैं। ये विधियां हैं पानी के माध्यम से, भाप के माध्यम से, गर्म वायु के माध्यम से, लोहे या अन्य विधि के माध्यम से, तेल और घी के माध्यम से और प्रत्यक्ष आग के माध्यम से। ये 6 माध्यम हैं कुकिंग करने के और भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए। अब पकाने की कई सारी विधियां हैं और उन विधियों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन उनमें कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती है। जरूरी नहीं है कि एक विधि जो है वो बहुत अच्छी विधि है और वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। अगर उसका थोड़ा बहुत लाभ है तो उसके साथ थोड़ी सी हानि भी होती है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग, उबालना। तो उबालने में जैसे पानी के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी और वो उबल रही है, उबली हुई हमको खानी है। दलिया है, चाशनी है, दूध उबल रहा है, दाल चावल, जो भी सिंपल आंच पे पानी के साथ जो उबल उबल के बनता है वो बॉइलिंग वाला खाना, बॉइल्ड फूड, वो बॉइलिंग विधि कहलाती है। उबालने में अगर हम दोनों चीज़ देखें, एडवांटेज यानी लाभ और डिसएडवांटेज यानी हानि। लाभ क्या है उबालने के? लाभ ये है कि उसमें तेल घी डला ही नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा इजीली डाइजेस्टेबल है। तो सुपाच्य होता है, हल्का, हल्के का मतलब वैसे वेट से हल्का नहीं, यहाँ वही है कैलोरीज कम होना। कैलोरी ज़्यादा होना मतलब खाना भारी होना। फूड्स में हमेशा यही चीज़ कहते हैं, अगर हम कहते हैं आज तो हमने भारी खाना खा लिया, भारी लग रहा है, भारी का मतलब वज़न से नहीं है, यहाँ कैलोरी कंटेंट से है कि अगर कैलोरी पेट में ज़्यादा गई है, ज़्यादा पेट भरा हुआ फीलिंग होती है, और अगर कम कैलोरी है तो फील होता है कि हम हल्के हल्के हो रहे हैं और हमको भूख भी जल्दी लगती है और वो कम कैलोरी हमको हल्कापन देती है। तो हल्का क्यों होगा? क्योंकि वो उबला हुआ है, उसमें कोई भी तेल घी नहीं है। पौष्टिक, पौष्टिक इसलिए कि जो चीज़ उबली है उसका पानी हमने नहीं फेंक दिया, तो वो पौष्टिक है। उसका जो भी चीज़ है वो कण अंदर ही है और वो हमारे शरीर के अंदर हम उसको खा लेंगे, तो वो पौष्टिक होता है। कैलोरीज भी कम होती है, ऊर्जा भी कम होती है और रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो वो उबालने की विधि से बनाते हैं। वो सुपाच्य होते हैं, हल्के होते हैं, पौष्टिक होते हैं, कैलोरीज कम होती है, उसमें ऊर्जा कम मिलती है और रोगियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उबालने की विधि में कुछ हानियां भी होती है। हानि क्यों होती है? एक तो स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। स्वाद कम क्यों होता है? क्योंकि जब तेल घी नहीं है, आम जनता को तेल घी वाला खाना पसंद आता है। इवन जब वो रोगी बन जाता है तब भी उसको अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे को थोड़ा सा कोई घी डाल के दे दे, कुछ ऐसा दे दे, तला हुआ दे दे। तो इसमें उबले हुए खाने में स्वाद औरों से कम होता है। उसके अलावा अगर हरा कलर था सूप का या सब्जी का तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उबलने से हरा रंग कम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग चीज को उबाल रहे हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ को, उसका पानी फेंक देते हैं। अगर वो पानी फेंक दिया तो फिर वो खाने में पौष्टिक तत्व बिल्कुल नहीं रहते, बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पौष्टिक तत्व घुले थे वो तो आपने फेंक दिए। अब तो जो बचा हुआ है वो तो बहुत कम चीज़ है उसमें, तो पानी में घुलनशील चीज़ तो सब चली गई। तो पानी अगर फेंक देते हैं उबलने वाली विधि में तो पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। दूसरी विधि अगर हम देखते हैं तो सिमरिंग, यानी धीमी आंच पर पकाना। धीमी आंच पर यानी बिल्कुल फ्लेम को कम करके
सब्जी पकाते हैं, हम भरवा सब्जी पकाते हैं, या डेली की जो सब्जियां होती है लौकी तुरई वगैरह जिसमें तेल घी ज़्यादा नहीं डलता है, ज़्यादा पानी भी नहीं गिरता है, तो उसको हमको फ्लेम कम करके और बस ढक के पकाते हैं, बार बार में हिलाते रहते हैं। तो सब्जी है, मीट बहुत देर तक कम आंच पे पकता है। अगर तेज आंच कर देते हैं तो वो कच्चा रह जाएगा। तो सब्जी है, मांस है, दाल है, इनको सिमरिंग मतलब कम आंच पर, कम तेल घी कम पानी में वो धीमी धीमी आंच पर पकता रहता है, वो सिमरिंग या धीमी आंच पर पकाना उसको कहते हैं। इसके फायदे क्या है? सिमरिंग से जो खाना बनता है वो बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है, और इसके जो नुकसान है वो कई देर तक वो पक रहा है तो उसका जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तीसरी विधि हम देखेंगे स्टीमिंग, भाप द्वारा पकाना। मैंने ऊपर भी बताया था अभी भाप द्वारा पकाना, और वापस यहाँ बता रही हूँ स्टीमिंग, भाप द्वारा पकाना। भाप में एक तो प्रेशर कुकर है ही, भाई प्रेशर कुकर से उसका जो अंदर का प्रेशर होता है, दाब होता है, उससे खाना पक जाता है, उसके अनुसार उसमें पानी डालना पड़ता है। बाकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि और इनडायरेक्ट विधि। डायरेक्ट में क्या है? भोजन पानी के संपर्क में रहता है, कोई भी चीज़ आप पानी में डाल दो। कई बार हम बाटी भी उबालते हैं, आलू भी उबालते हैं और सब्जियां भी उबाल के रखते हैं, तो वो जो भोजन अगर प्रत्यक्ष उसके पानी के संपर्क में रहेगा तो हम उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में जैसे इडली और खमण, इन सबको, ढोकला, वो सब ऊपर रहते हैं और भाप के द्वारा पकते हैं, डायरेक्ट टच नहीं होता है पानी। तो अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि, इसका फायदा क्या है भाप द्वारा पकाने में? भाप द्वारा पकाने में वापस से वो हल्के होते हैं। हल्के मीन्स उसमें कैलोरीज कम होती है, क्योंकि पानी के द्वारा, इडली है पानी के द्वारा पकाई, उसमें अभी तक तो तेल घी आया ही नहीं है। अगर हम उसको छौंकेंगे या तलेंगे तो तेल घी आएगा, बाकी अभी तक तो बस खाली वो जो सांचे में डालते हैं तब हल्का सा उसको ग्रीसिंग करते हैं, तो इतना सा एक टपका तेल डालते हैं। तो ये जो भाप द्वारा खाना पकाया जाता है वो हल्का होता है, मतलब कम कैलोरी वाला होता है, पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस होता है। उसके अलावा रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इडली और ये सब उनको देंगे कम मिर्च मसाले वाला और भाप द्वारा पकाया हुआ, तो रोगियों को अच्छा भी लगेगा खाने में और उनके लिए सुपाच्य इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। उसके अलावा अगर हम प्रेशर कुकर के फ़ायदे देखते हैं तो प्रेशर कुकर से तो बहुत फ़ायदे हैं। ईंधन बचता है, फटाफट दाल पक जाती है, 5 मिनट में उसमें सीटी आई और वो पक जाता है, तो हमारे ईंधन कम लगता है, पानी कम लगता है, हमारी शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है, तो सभी चीज़ जो है वो प्रेशर कुकर में कम लगती है, इसलिए हम उसमें भाप के द्वारा, और मैक्सिमम लोग दुनिया के प्रेशर कुकर में ही पकाते हैं। उसके बाद में अप्रत्यक्ष विधि में थोड़ा सा हानि है कि जब हम भाप के द्वारा पका रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि में, तो ईंधन ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। भाई अगर हम ढोकले बना रहे हैं, पानी में डाल देते तो हो सकता है जल्दी बन जाते हैं, जैसे दाल ढोकली अगर बना रहे हैं तो हम दाल में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो भाप से ही अच्छी बनती है तो उसी से ही बनाते हैं। लेकिन हानि यही है कि गैस ज़्यादा लगती है, ईंधन ज़्यादा लगता है, ईंधन ज़्यादा लगने के अलावा समय भी अधिक लगता है। चौथी जो विधि है वो है बेकिंग, भट्टी में पकाना। अब यहाँ भट्टी जो है वो बाजार वाली भट्टी को भी कह सकते हैं, वो बड़ी सी भट्टी होती है, और हमारे घर में जो भट्टी है हम उस अवन को बोलते हैं। जो ओवन होता है, गोल वाला ओवन है, ओटीजी होता है, तो वो सब जो है वो भट्टी में पकाना यानी बेकिंग। बेकिंग में क्या है कि अवन में जो भोज्य पदार्थ रखा जाता है, भले केक रख रहे हो या आलू बेक रखने के लिए रख रहे हो या सब्जियों को रख रहे हो, तो उसमें चारों तरफ से गर्म हवा आती है और गर्म हवा से वो भोज्य पदार्थ पूरा पक जाता है। जैसे बिस्किट है, केक है, ब्रेड है, सभी चीज़ें हम बेकिंग वाली विधि से पकाते हैं, अवन में पकाते हैं। तो इसके फायदे नुकसान क्या है? नुकसान तो इसका एक ही है कि जिसके पास अवन होगा वही पका सकता है, लेकिन फ़ायदे ये हैं कि वो बहुत स्वादिष्ट बनता है, उसका एक अलग ही टेस्ट है, क्योंकि गर्म हवा से बना हुआ है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं गए हैं, उसी में है, और ये पौष्टिक भी होता है। क्यों? क्योंकि सीधा आंच पे नहीं रखा,
सीधा आग पे नहीं रखा, पानी नहीं फेंका उसका, तो वो मतलब सिर्फ गर्म वायु आई और चारों तरफ घूम रही है और उसको पका के और उसको फुला के गई है, तो वो हमें स्वादिष्ट भी ज़्यादा होता है और पौष्टिक भी ज़्यादा होते हैं। पांचवा जो विधि है पकाने की वो है रोस्टिंग, सेकना। सेकना में दो तीन तरह से सेकते हैं, या तो जैसे रेत में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था चने हैं, मूंगफली है, इनको जो रेत में सेकते हैं वो भी रोस्टिंग होती है। और रोस्टिंग के अलावा जो गोबर के जो कंडे होते हैं हम उस पर भी सेक सकते हैं। रोस्टिंग दोनों तरह से होती है, गोबर के कंडे से भी और रेत से भी। तो जैसे शकरकंद, बाटी और आलू, ये सब जो है वो रोस्ट करते हैं हम गरम रेत में या गोबर के कंडे से, तो ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये जो इनसे बनते हैं, ये वाली जो विधि है रोस्टिंग वाली, इससे खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल यानी पाचनशील होता है। लेकिन इसकी कुछ हानि है। हानि ये है कि अगर मान लो रेत या कंडा बहुत गर्म है, उसका आंच पूरे उस बाटी के पार्ट पे लग गया तो वो जल जाता है और वहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। अधिक गर्म होने से पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं और ईंधन ज़्यादा लगता है। आपको 5 भी बाटी बनानी है तो आपको पूरा वो एक जो जगरा या जो भी चीज़ लगानी होती है उतना करना ही पड़ता है, तो ईंधन भी ज़्यादा लगता है और कई बार न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। फिर छठा जो विधि है वो है भूनना, टोस्टिंग। भूनने में हम सीधे आग पर भी भून सकते हैं और किसी और विधि से भी भून सकते हैं। सीधे आग पर आलू, शकरकंद, मांस, ये हम सीधे टोस्टिंग कर सकते हैं। और या फिर आजकल जो है वो टोस्टिंग हम मशीनों वगैरह से भी कर सकते हैं, ब्रेड वगैरह को टोस्ट करते हैं। तो सीधे आग पर जब हम भूनते हैं तो वो भुनी हुई चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन इसमें वही है कि जैसे पौष्टिक तत्व नष्ट हुए तो इसमें भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं और ईंधन इसमें भी ज़्यादा लग जाता है। और लास्ट है फ्राइंग, तलना। तलने में घी और तेल दो माध्यम काम में लिए जाते हैं। घी और तेल से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि वैसे तो घी और तेल से जब हमने बनाया तो 3 माध्यम बताए थे, गहरा तलना, उथला तलना और एक और बताया मैंने शॉर्टनिंग, मतलब मोयन। तो इसमें मोयन वाला नहीं है, इसमें तो सिर्फ तलना है। तो इसमें उथली विधि यानी शैलो फैट फ्राइंग और गहरी तलने की विधि यानी डीप फैट फ्राइंग। तो शैलो फैट फ्राइंग मतलब बिल्कुल शैलो, कम तेल घी है और उससे पकाना। तो उसमें पराठा, टिकिया, डोसा वो कम तेल घी में पकते हैं, तो ये खाना जो है वो अच्छा स्वादिष्ट बनता है। लेकिन अगर हम तेज आंच कर देंगे और फटाफट पराठे को या टिकिया को पलट के बनाएंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है, बाहर से सिक जाएगी, बल्कि जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाती है। और जो गहरी विधि है डीप फैट फ्राइंग, गहरी विधि में हमको पर्याप्त तेल कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में लेना पड़ता है, कचौरी पकौड़ी जो भी चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद में हम उसको तलते हैं। तेल को गर्म करने के बाद में उस भोज्य पदार्थ डाल के और थोड़ा तेज फिर कम फिर तेज इस तरह से करते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल कम कर देंगे फ्लेम को तो सारा तेल जो है भोज्य पदार्थ सोख लेगा, और अगर बिल्कुल तेज रखेंगे तो बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है गहरी तलने की विधि में। और फ़ायदा इसका ये है कि जो गहरी तलने की विधि है ये तो सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर है हमारी दुनिया में। इससे स्वादिष्ट खाना बनता है, सुगंधित बनता है, वैरायटी होती है, कलरफुल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब हमारी भूख की तृप्ति पूरी अच्छे से होती है, हमको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होता है। और बहुत देर से अगर आप कचौरी पकौड़ी खा लोगे तो बहुत देर से भूख लगती है, देर से पचता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा वसा चला जाता है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देता है। वैसे ही अगर अपन उबला हुआ खाना खाएंगे तो वहाँ तेल घी है ही नहीं, तो अगर चावल खाया तो 1 ग्राम जो चावल है वो 4 किलो कैलोरी देगा, तो ये जल्दी से पच जाएगा। इसलिए चावल जल्दी से पचते ही भूख लगेगी, लेकिन तला हुआ खाने से देर से भूख लगती है।
लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है गहरी तलने की विधि से। आप कचौरी पकोड़े अच्छे तो लगते हैं, खा लेते हैं तो पेट में जलन होती है और थोड़ा अपच हो जाता है, डकारें आती है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और कुछ विटामिन जो हैं वो भी कम हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो अभी जो आज के टॉपिक में मैंने पढ़ाया कुकिंग मेथड्स, तो वो मैं वापस से छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि अगर हम भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुकिंग किसे कहते हैं। कुकिंग यानी पाक कला उस चीज़ को कहते हैं कि भोज्य पदार्थ को इस तरह से तरह तरह की विधियों से बनाया जाए कि वो सुपाच्य हो जाए, आकर्षक हो जाए, जीवाणु रहित हो जाए और पौष्टिक हो जाए, तो उसको हम पाक कला कहते हैं। कुछ चीज़ें हम कच्ची खा सकते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सूखे मेवे, बाकी सब चीज़ों को हमको पकाकर खाना पड़ता है और हम खाते भी हैं। और गृहिणी को भोजन पकाने की विधियां आनी चाहिए सभी, और आती भी हैं, लेकिन उसके अलावा उसको न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन होनी चाहिए, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको बचाया जाता है, कैसे उनको इंक्रीज़ किया जाता है, तो किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, या फिर अगर हम अधिक ताप देंगे तो भोज्य पदार्थ कैसे चेंज हो जाएगा, या अम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे तो उसको इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट, एल्कली का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट भोज्य पदार्थ पर वो भी उसको आना चाहिए। और भोजन पकाने की विधियाँ बहुत सारी हैं, जैसे पानी के माध्यम से जो हम पकाते हैं वो बॉइलिंग और सिमरिंग की विधि से, भाप के द्वारा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और प्रेशर कुकर की विधि से, गर्म वायु के माध्यम से अगर हम पकाते हैं तो ओवन या भट्टी के द्वारा, फिर लोहे या अन्य माध्यम से अगर हम पकाते हैं तो तवे पर जो चपाती सेकते हैं वो एक लोहे का माध्यम हो गया, और अन्य माध्यम जो है वो रेत, कंडे और ये सब हो जाते हैं चने मूंगफली सेकने में। उसके बाद में तेल और घी के माध्यम से वो हम या तो जैसे पराठा शैलो फैट फ्राइंग से, या फिर कचौरी पकौड़ी वो गहरी तलने की विधि से, ये घी और तेल के माध्यम से हो गए। और लास्ट सीधे आग पर, प्रत्यक्ष आग पर भुनना, जैसे बैंगन है, आलू है, शकरकंद है, ये सब तो हैं पकाने के माध्यम। इन माध्यमों से ये सब विधियां की जाती हैं। बॉइलिंग, पानी से उबालते हैं, पानी में डाल के उबालते हैं और ये खाना बहुत सुपाच्य होता है, लेकिन कईयों को स्वाद रहित लगता है। फिर धीमी आंच पर पकाना, सिमरिंग, इसमें भी बहुत कम पानी होता है, तेल घी नहीं होता, लेकिन बहुत देर तक हम धीमी आंच पे पकाते हैं तो ये खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन कुछ इसमें विटामिन जो हैं वो कम हो जाते हैं। भाप द्वारा पकाना, ये बहुत ही बढ़िया खाना होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेशर कुकर, सभी तरीके से स्वादिष्ट भी होता है, जल्दी भी पकता है, हल्का होता है, पौष्टिक होता है। लेकिन इसमें यह है कि अप्रत्यक्ष विधि जब होती है तो उसमें ईंधन और टाइम लगता है, बाकी भाप द्वारा पकाने में बहुत वैरायटी और बहुत अच्छा खाना बनता है। जो भट्टी में पकता है बेकिंग, वो अवन या भट्टी में पकाते हैं तो जिसके पास होती है वो ही पका सकता है, बाकी भट्टी में गर्म वायु के द्वारा भोज्य पदार्थ के चारों तरफ घूम घूम के वो पकाती है, वो बहुत स्वादिष्ट, सुगंधित, वैरायटी वाला और बहुत अच्छा खाना बनता है। जो सेकने की विधि है उसमें रेत, गोबर के कंडे, इस पर हम किसी भी भोज्य पदार्थ को रख के सेक सकते हैं, वो खाना बहुत टेस्टी, बहुत सुगंधित होता है। लेकिन कई बार अगर सीधा भोज्य पदार्थ को टच हो जाए तो वहाँ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सेम भूनने में भी है कि अगर हम सीधे आग पे किसी चीज़ को भूनते हैं तो वो भी बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित होता है, लेकिन कई बार न्यूट्रिएंट्स उसमें भी लॉस हो जाते हैं। और लास्ट है तलना। फ्राइंग विधि में या तो कम तेल घी में यानी शैलो फैट फ्राइंग, उथली विधि, और डीप फैट फ्राइंग यानी गहरी तलने की विधि, दोनों ही विधियाँ बहुत अच्छी हैं और दोनों से ही बहुत सारे सुगंधित, वैरायटी वाले, कलरफुल और बहुत अच्छा खाना पकाया जा सकता है। लेकिन इसमें यही है कि अगर हम बहुत अधिक तेल घी वाले खाने खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है, अपच हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, जलन हो जाती है, और ऐसे पकाने में कुछ विटामिन और मिनरल्स का भी लॉस हो जाता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट इसी चैप्टर में है कि एक छोटा सा पॉइंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूँगी कि जो ये हमने खाना इस तरह से पकाया
तो उसी में मैं बीच बीच में बोल रही हूँ कि किस हाउ टू कंजर्व एंड हाउ टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन फूड स्टफ्स। मतलब जो हमने फूड बनाया है उसको या तो उसके न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करना है, कैसे हम रोकें जो है उसमें, और कैसे हम उसको बढ़ाएं, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।